एक समय की बात है। शिवपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी गीता और अपने बच्चे राघव के साथ रहता था। बिरजू एक सामान्य मजदूरी का काम करता था। पापा, आज मुझे प्रोग्रेस कार्ड मिला है स्कूल में। देखिए कितने मार्क्स आए हैं, और यह देखकर यहाँ साइन कर दीजिए। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या नहीं, यह मार्क्स देखकर बताइए। अरे राघव, ये सब चीजें मुझे कैसे मालूम होगी? मुझे और तुम्हारी माँ दोनों को दस्तखत करना भी नहीं आता है, पता है? तुम्हें ही अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है बेटा। मैंने तो कहा था आपसे कि मैं आपको साइन करना सिखा दूंगा। देखिए, यहाँ लिखिए बिरजू। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है? मुझे वो बताओ, मेरे अंगूठे पर बस थोड़ी सी इंक लगा दो। अगली बार जब तक प्रोग्रेस कार्ड आए तब तक आप साइन करना सीख लीजिएगा पापा। स्कूल के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा तो अंगूठा छाप है। बेटा, अगली बार तुम्हारे पापा जरूर साइन कर देंगे। तुम अच्छे से पढ़कर हमारा नाम रोशन करना और हमें पढ़ना लिखना सिखाना, ठीक है? आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं माँ। अगली बार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कह देता हूँ। इस तरह वह दोनों अपने बेटे को बहुत ही प्यार करते थे। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, दोपहर में मेरे लिए डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है? सुनिए जी, घर में चावल नहीं है, बस सिर्फ एक बार ही खाना बन पाएगा। आते आते आप चावल और सब्जी ले आइएगा। हाँ हाँ, ले आऊंगा। मजदूरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, पता है? इसके बाद बिरजू काम ढूंढने के लिए निकलता है और चलते चलते अपने आप से ही बोल रहा था, पता नहीं क्या करें। हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं कौन काम देगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आज काम मिल जाए। ये सोचते हुए वह सेठ के पास पहुंच जाता है। क्या रे बिरजू, आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? यह देख, तेरे लिए बोरे पड़े हुए हैं। इन बोरों को गोदाम में डालना है। अगर थोड़ी देर और की ना तो मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूंगा। आप ऐसा मत करिए ना मालिक। कल आपने मुझे काम दिया ही नहीं था, इसलिए आज देर से आया था। कल से मैं जरूर जल्दी आऊंगा मालिक, मगर काम तो मुझे ही देना और किसी को मत बुलाना। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे बहुत सारे खर्चे निकल जाएंगे। ठीक है, इन बोरों को अंदर डाल देना। दोपहर तक एक और गाड़ी आ जाएगी। इसके बाद बिरजू उस बैलगाड़ी से एक एक बोरे को लेकर गोदाम में रखता है। सारी बोरियां रखने के बाद वो सेठ से कहता है, मालिक, सारी बोरियों को मैंने अंदर डाल दिया है, अब क्या करूं? अब क्या मजदूरी के पैसे चाहिए क्या? दे दूंगा ना। दोपहर तक एक और गाड़ी आएगी। बोला था ना तुमको, दोनों गाड़ियों की मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा। तब तक जाके खाना खा के आ जाओ। जाओ। इसके बाद बिरजू नजदीक के ठेले पर खाना खाने के लिए जाता है। काका, 2 इडली देना। 2 इडली से भूख कैसे मिटेगी बिरजू? आज खाना नहीं लाए हो क्या घर से? नहीं काका, आज तो जब तक मैं निकला था घर से तब तक खाना तैयार ही नहीं हुआ था। देर हो जाएगी सोच के खाना ही नहीं लिया। मुझे 2 इडली दे दीजिए ना बस। ये लो 2 इडली, अगर चाहिए हो तो 2 और ले लेना। काका, वो मिठाई का क्या दाम होगा बताइए? उस मिठाई का दाम है 1 रुपए में 1। बोलो कितनी चाहिए? क्या 1 रुपया? इतनी महंगी चीज मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, एक चाय ही दे दो बस, और मैं शाम तक आपके पैसे लौटा दूंगा काका। वो तो ठीक है बिरजू, राणा जी के घर में पेड़ से नारियल तोड़ना है। कोई मजदूर है तो भेजने के लिए पूछे थे, वह कोई है क्या? क्यों नहीं जाऊंगा। आप वैसे काका वो दिहाड़ी कितनी देंगे? इससे पहले तो मजदूरों को 1 रुपए देते थे, तुम्हें भी उतने ही दे देंगे। एक पेड़ के लिए पूरा 1 रुपया? मैं जरूर जाऊंगा काका, आप किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है। इसके बाद बिरजू फिर से काम पर आता है तो सेठ उस पर भड़क जाता है। क्या रे, कहाँ भी जाओ वहीं पर रहते हो क्या तुम? एक गाड़ी के लिए देख रहा था, 2 गाड़ियां आ गई।
तुम शायद एक ही गाड़ी का सामान डाल सकोगे, तो फिर मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूं क्या? नहीं नहीं मालिक, वैसे इन सारे बोरों को मैं ही गोदाम में डालूंगा। बाप रे, कमर बहुत दुख रही है। बाहर तो एक और गाड़ी भरी पड़ी है। हे भगवान, मुझे दूसरी गाड़ी में पड़े सारे बोरों को उठाने की शक्ति देना। आज चावल के साथ साथ बहुत सारा सामान भी लेकर जाना है घर। इसके बाद वह 2 बैलगाड़ियों से सारा सामान लाकर गोदाम में रखता है। मालिक दोनों गाड़ियों के बोरों को गोदाम में लगा दिए हैं। मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देता हूं। सुबह और शाम दोनों वक्त के मिलाकर पूरी 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के 5 रुपए, तो कुल मिलाकर हुए तुम्हारे पूरे 15 रुपए। ये लो तुम्हारे रुपए। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद बिरजू उन पैसों को लेकर रामू के दुकान जाता है और कहता है, ये लो काका, सुबह की इडली और चाय के पैसे बराबर है ना? हाँ हाँ बराबर है, मगर सुबह राणा जी आके गए थे। तुम कल आओगे बोला था ना तुमने? हाँ हाँ काका, मैं कल जरूर उनके घर जाऊंगा। ये लो काका, आप मुझे 2 मिठाइयाँ देना तो। ओहो, आज तो मजदूरी से पैसे कमा कर आए हो लगता है। मिठाई खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है। उसको ये बहुत पसंद है। वो पिछले काफी दिनों से मांग रहा था, क्यों ना आज लेकर जाऊं। तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें कितना प्यार है। तुमने आज तक जो भी लिया है सिर्फ उसके लिए ही लिया है। क्या करूं काका, मेरी इकलौती औलाद है। मैं जो कुछ भी करूं उसी के लिए कर रहा हूं। ये लो आपके रुपए। इसके बाद बिरजू रास्ते से चावल, सब्जी और घर के जरूरी सामान खरीदता है और लेकर घर जाता है। ये लो लक्ष्मी, तुम्हारा घर का सामान और सब्जियां। अरे राघव कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पास कोई जरूरी किताब नहीं थी तो वह वहाँ पर पढ़ने के लिए गया है। देखो राघव को पढ़ाई से कितना लगाव है ना। इसे हमें बहुत खूब पढ़ाना चाहिए। उसकी पुस्तक का दाम क्या होगा शायद। ये देखिए आ ही गया, पूछिए उससे ही अब। अरे राघव, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्वीट्स लाया हूँ, रामू काका के होटल की है, बहुत स्वादिष्ट है। खाने की चीज पर इतना खर्चा क्यों करते हैं? पापा, वो पैसे आप मुझे दे दिया कीजिए, मैं उन्हें जमा करके अपने लिए किताब ले लूंगा, ठीक है? बेटा, मैं उसके लिए भी पैसे दे दूंगा। ये लो, ये मिठाई तुम खा लेना, ठीक है? और तुम्हें पुस्तक खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। मुझे कुल मिलाकर 6 रुपए चाहिए पापा। मुझे 3 किताब लेनी है, वो मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे हर रोज अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। ये लो, ये तुम्हारे पूरे 6 रुपए। ठीक है, ले जाके पुस्तकें खरीद लेना। और तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मगर तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। क्यों जी, आज पूरे घर का सामान लेकर आए हैं और बेटे के लिए मिठाई भी लाए हैं, किताब के लिए पैसे भी दे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए जी आपके पास? कहाँ से आएंगे, मतलब क्या है? आज तो 2 गाड़ी से ज्यादा आई थी सेठ के पास। पूरे मिला के 15 रुपए आए थे आज मेरे पास। अच्छा, अगर रोज ऐसे ही पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा जी। जब काम आता है तो इतना काम आता है, और नहीं आता है तो 2-3 दिन तक आता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर रोज काम मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, मगर उन बोरियों को उठाने की ताकत भी तो मुझ में होनी चाहिए ना। आज बोरियों को उठाते वक्त मुझे कमर में कितना दर्द हुआ क्या बताऊं, मगर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा ना। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। राघव अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। बाबा, आज तुम्हें मास्टर जी ने बुलाया है स्कूल में। मुझसे क्या काम होगा उन्हें? जो कुछ भी वह कहेंगे मुझे समझ में तो आएगा नहीं। तुम ही जाओ। नहीं बाबा, मास्टर जी ने आपको बुलाने के लिए कहा है, आपको आना ही पड़ेगा।
चलिए ना मेरे साथ। इसके बाद बिरजू मास्टर जी से मिलने के लिए जाता है। नमस्कार मास्टर जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मुझसे कुछ जरूरी काम है क्या? देखो बिरजू, तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, यहाँ के सारे बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है। वो इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, राघव को शहर भेजकर जितनी ऊंची हो सके पढ़ाई करवाओ। वहाँ की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई से बहुत बेहतर होती है। अगर तुम्हारा बेटा शहर में जाकर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस मेरे जैसे मजदूर नहीं बनना चाहिए। एक काम करना, मुझे जो भी बोलना है राघव को समझा देना, क्योंकि वो बातें मुझे समझ में नहीं आने वाली हैं। मैंने तो ये सारी बात राघव को बोल दी है, मगर वहां पे पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे पैसे भरने होते हैं। उधर फीस के रूप में तुम उसके लिए तैयार हो क्या? आप खर्चे की परवाह मत कीजिए मास्टर जी, आप बस उसे खूब पढ़ाना लिखाना और कुछ नहीं। ठीक है, तुम जैसे अच्छा पिता मिलना राघव का सौभाग्य है। अब तुम जा सकते हो। मास्टर जी के कहने पर राघव को शहर के एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाता है। उसके लिए अपने पास जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे उन सबको वह खर्च कर देता है। हमारे पास जो भी पैसे थे वह सब तो खर्च कर दिया आपने। अब बताइए हर महीने की फीस कैसे चुकाएंगे? और वहाँ रहकर पढ़ने के लिए हॉस्टल का खर्चा भी तो चाहिए। इतना सब कुछ कैसे करेंगे? कैसे भी मेहनत करके कमाना तो पड़ेगा ही। भाग्यवान राघव को कुछ भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को कुछ लाना है क्या घर के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाकर आइए। इसके बाद बिरजू काम करने के लिए सेठ के पास जाता है। देखो बिरजू, 2 गाड़ियां आई हैं, सारे बोरों को गोदाम में पहुंचाना है। बिरजू उन सारे बोरों को एक एक करके गोदाम में रख देता है। सारी बोरियां अंदर रख दी है मालिक। ये लो मेहनत की कमाई, पूरे 10 रुपए। मालिक, ये आप ही के पास रखना। अगर शाम तक और कुछ गाड़ी आ जाएंगी तो पूरे मिलाकर एक ही बार में दे देना। आज तो और कोई गाड़ियां नहीं आने वाली है बिरजू, ये पैसे लेकर घर चले जाओ। कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना और 2 गाड़ियां आएंगी। उन पैसों को लेकर बिरजू रामू काका के ठेले पर जाता है और कहता है, काका एक चाय देना तो। आओ आओ बिरजू, आ गए। तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। प्रताप जी किसी मजदूर को भेजने के लिए बोल रहे थे। धान की गाड़ियां आई हैं, कहाँ था उन्होंने? उसमें से बोरियां निकालकर गोदाम में पहुंचाना है। क्यों नहीं जाऊंगा, अभी जाऊंगा। अरे चाय मांगे थे ना, बगैर चाय पिए चले जा रहे हो तुम। वापस आके पी लूंगा। अगर इतने में उन्हें कोई नया मजदूर मिल गया तो मेरा तो काम छूट जाएगा ना। तुम्हारे बेटे के पढ़ाई लिखाई के लिए कितना मेहनत कर रहे हो तुम। बिरजू इसके बाद प्रताप जी के पास काम खत्म करके घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आज तबीयत तो ठीक है ना? बहुत उदास लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान। आज के दिन 4 गाड़ियों के बोरे उठाने पड़े थे मुझे, तो कमर कुछ ज्यादा ही दुख रही है आज। इतनी बार कहा है ज्यादा काम मत करिए, अब देखिए कमर दर्द हो रहा है। जब हमें काम चाहिए तब काम नहीं मिलता, इसलिए जब मिलता है तब कर लेना चाहिए, तभी थोड़े रुपए हम कमा सकेंगे। ऊपर से राघव को पैसे से भेजने का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए सारी कमाई अब उसके पढ़ाई में खर्च हो रही है। अगर वह गांव में ही पढ़ता तो इतना कष्ट नहीं होता ना। वह बहुत अच्छा पढ़ता है गीता। हम अगर उसको एक अच्छी सी कॉलेज में दाखिल कराएंगे तो उसका भविष्य उज्जवल होगा ना। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तुम ये बातें भूल जाओ। पहले कुछ खा के सो जाते हैं, कल जल्दी आने के लिए सेठ ने बोला है मुझे। इस तरह बिरजू हर छोटा बड़ा काम करते हुए एक एक रुपया भी ना जोड़ते हुए सारे पैसे इकट्ठा करता है। उन पैसों को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है। देखिए पोस्ट मास्टर जी, ये कुछ पैसे मेरे बेटे को भेजने हैं। देखो बिरजू, तुम हर महीने इतने सारे पैसे अपने बेटे को भेजते हो, आखिर बेटा पढ़ क्या रहा है?
आखिर अब मुझे क्या पता, पढ़ाई का इतना खर्चा होगा बोल के वह मुझे संदेश भेज देता है। मैं उतनी ही रकम उसे आपके द्वारा भेज देता हूँ। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे क्या पता। ये लो रशीद, कम से कम एक बार जाकर वहां देखकर तो आओ। तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? वो फिजूल के खर्चे नहीं करने वाला मास्टर जी। ऊपर से मेरे शहर जाने और आने के लिए खर्चा लग जाएगा वो अलग, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वह पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आता है तो उसे अजय जी मिलते हैं, जिनकी बिरजू की पहले से कुछ जान पहचान थी। अरे बिरजू, कैसे हो तुम मालिक? अजय जी मालिक, आपको देखे मुझे कितने महीने हो गए हैं। पहले तो आप रामू काका के ठेले में हर रोज आते थे ना, अब आप कहाँ पे काम कर रहे हो? मैं शहर में एक बड़ा दफ्तर में बड़ा अफसर का काम कर रहा हूँ। कुछ चिट्ठी भेजने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? नहीं मालिक, मेरा बेटा शहर में ऊंची पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे भेजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम वैसे ही मजदूरी कर रहे हो या दूसरा काम भी करते हो? वही मजदूरी कर रहा हूँ मालिक, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं ना। इस मजदूरी के अलावा मुझे क्या ही आएगा। मेहनत करके मेरे बेटे को बस पढ़ा रहा हूं। महीने में आखिर कितना कमा रहे हो और बेटे को कितना भेज रहे हो? महीने में 1000 लगभग कमा रहा हूं मालिक। मेरे बेटे को मैं उनमें से 700 रुपए तो भेज ही देता हूं, बाकी के 300 से घर चला लेता हूं मैं। उसकी पढ़ाई के लिए इतने पैसे भेज रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मेरे पास एक कम है। अच्छा, क्या काम है मालिक? देखो, मैं तुम्हें एक महीने का 1500 रुपए दूंगा शहर में। मेरे ऑफिस में काम करोगे? ज्यादा काम नहीं रहेगा, बस हर सुबह आकर दफ्तर को साफ करना है, वहां के लोगों को चाय पानी पिलाना है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो शहर में रह ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? मालिक, शहर में नौकरी? मैं आपके पास जरूर आऊंगा मालिक, मगर वहां पे घर का किराया बहुत ज्यादा होगा ना। अरे नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा घर भी दे दूंगा रहने के लिए, तुम वहीं पर रह सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ भी किराया नहीं देना पड़ेगा। तो फिर मैं जरूर आऊंगा मालिक। मैं अभी जाकर इस बात को मेरी बीवी को बता देता हूँ। मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूं बिरजू, बहुत मेहनत करते हो तुम। हमारे दफ्तर में जो काम करता था वह चला गया, उसकी जगह पर तुम्हें नौकरी देने के लिए मैंने बोला है। तुम जल्दी से आके काम संभाल लेना। इसके बाद बिरजू अपनी पत्नी को सब बताकर वह शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई है जी, अब अलग से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। मैंने तो ये सारी बातें आज से बहुत पहले सोच ली थी। अजय जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं। इस तरह बिरजू शहर के पास से एक दफ्तर में काम करता है। एक दिन वो अपने बेटे के हॉस्टल जाता है तो उसका बेटा उसे देखकर बोलता है, यहाँ क्यों आए हो बाबा? अगर तुम्हें मेरे दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे कि एक मजदूर का बेटा है, ऐसा कहकर मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। आज से हॉस्टल में मत आना, मैं ही घर आ जाऊंगा। अभी आप चले जाइए। बात वो नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी स्वीट्स लेके आया हूँ बेटा। अब मुझे यहाँ वहाँ से बेहतर स्वीट मिलते हैं, अब जाओ ना बाबा। वहाँ से लौटने के बाद बिरजू का मन बहुत दुखी हो जाता है, मगर वह इन सारी बातों को अपनी पत्नी से नहीं बताता है। इस तरह कुछ समय के बाद राघव की पढ़ाई खत्म हो जाती है। तब वह बिरजू के रहने वाले घर पर आता है। कितने दिनों बाद घर आए हो बेटा? इतना पास रहकर भी आने का मन नहीं करता। तेरे पिताजी से जब भी जाने को कहूँ तो पढ़ाई में बाधा होगी ऐसा कहते हैं, और तेरे पास जाने ही नहीं देते। अरे वह वहाँ पर ठीक से पढ़ रहा है, अच्छी तरक्की कर रहा है, हम जाके खामखा उसका क्यों समय बर्बाद करें? अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब तुम क्या करने जा रहे हो? वही बात बताने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है एक दफ्तर में, वह भी बाबा के ऑफिस में। वह बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, ये तो ठीक है बेटा। ठीक समय पर वहाँ हर महीने पगार देते हैं, और तो और पगार भी बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें वहाँ नौकरी मिल गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वो सब तो ठीक है,
मगर अगर मैं उस दफ्तर में ऊंचे दर्जे पर नौकरी करूंगा और तुम उसी दफ्तर में चाय कॉफी पिलाओगे तो कैसा लगेगा? इसीलिए तुम उस दफ्तर में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं शहर की दूसरी जगह पर रहूंगा। यही बात बोलने के लिए मैं आया था। अब जा रहा हूँ मैं। हाँ, जो तुम कह रहे हो वह भी ठीक है। अफसर, पिता की चाय कॉफी देने वाले नौकर के हैसियत से वहां कैसे रह सकता है बताओ? तुम मेरे बेटे हो, ये बात मैं किसी से नहीं बोलूंगा बेटा। इस तरह इंटरव्यू के बाद राघव को वहीं पर नौकरी मिल जाती है। अगर उसके पिता कभी सामने आते हैं तो राघव अनजान बन जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव की माँ बहुत बीमार हो जाती है। इस बात को राघव से कहने के लिए बिरजू उसके पास आता है। इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए क्यों आए हो बाबा? ऊपर से इतना नजदीक आकर भी बोल रहे हो। देखने वाले क्या समझेंगे? अब जाओ आप, मैं बाद में घर आऊंगा। बिरजू ऐसा सुनकर वहां से दुखी होकर चला जाता है। इस तरह एक दिन ऑफिस के बड़े अधिकारी अजय जी राघव को बुलाते हैं। राघव, आज मैं तुम्हें इस दफ्तर से निकाल रहा हूं। कल से तुम मेरे दफ्तर नहीं आओगे। मैं तो सब कुछ ठीक से ही काम कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे नौकरी से आप क्यों निकाल रहे हो मालिक? अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। कृपा करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुम क्षमा करने के लायक ही नहीं हो। वह तुम्हारा बाप है। तुम्हें नौकरी कैसे मिली? तुम्हें मालूम है क्या? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें नौकरी देने के लिए गुजारिश किया था। तुम्हारे पिता की बात मानकर तुम्हें इंटरव्यू कार्ड भेजा था। यानी कि तुम्हें ये नौकरी खाली तुम्हारे पिता की अच्छाई की वजह से मिली है। तुम जैसे 1000 लोग मिल सकते हैं, तुम्हारे पिता जैसा नहीं। तुम्हें उसने कितनी मेहनत करके पढ़ाया था, ये बात सिर्फ मुझे मालूम है। वैसे पिता का तुम अनादर कर रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम इस नौकरी के लायक ही नहीं रहे हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे शक्ल मत दिखाओ तुम्हारी, निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मेरी गलती का एहसास है। सर, आज मैं अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। मैं अभी जाके बाबा और आई को अपने घर ले आऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कभी मेरे सामने मत आना। अब तुम जा सकते हो। इस तरह अपनी गलती का एहसास करके राघव अपनी माँ और पिताजी के साथ बड़े ही प्यार और खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।